नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए लगातार इम्पॉर्टेंट क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज से हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र। इससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी रेलवे की परीक्षा के लिए बन सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह सीरीज आपकी आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज हमारा जो पहला इकोनॉमिक का वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान में 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? बेहतरीन प्रश्न है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी, सामने देख पा रहे हैं आप। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी तथा इसका कार्यकाल था कब से कब तक? तो इसका कार्यकाल भी आप याद कर लीजिएगा। 1956 से लेके 1961 तक चली थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना के उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता देना। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला के जो इस्पात कारखाने हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था यह 1951 से लेके 1956 तक चला था और यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। डेयरी का जो क्षेत्र है यह आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? डेयरी यानी कि दूध से रिलेटेड जो गतिविधियां यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के। आप याद रखिएगा, यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो 20 रुपए की नई नोट है इसके पीछे कौन सी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी? तो आप लोग याद रखिएगा, 20 रुपए की नई नोट के पीछे ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह किसकी है? तो एलोरा की गुफाओं की यह तस्वीर है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के नोट चलते हैं। जो नए वाले सीरीज के नोट आए हैं उनके पीछे किनकी आकृति अंकित है? कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 रुपए के नोट के पीछे आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिल जाएगा। 20 रुपए की नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए के नोट के पीछे रथ के साथ हम्पी है। और 100 रुपए की नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है। 200 रुपए की नोट पर सांची का स्तूप है। और 500 रुपए की नोट पर भारतीय ध्वज के साथ लाल किला है। वहीं 2000 की जो नोट थी इसके पीछे जो है मंगलयान की तस्वीर आपको देखने को मिलती थी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है?
तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि कार्य भी आता है, पशुपालन भी आता है और मछली पालन भी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी जो गतिविधियां ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। आप याद देखिएगा, औद्योगिक जो गतिविधियां हैं ये आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, हमारी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र मौजूद हैं, उनके अंतर्गत किनको किनको सम्मिलित किया जाता है, सारी चीज़ें एक ही जगह पर लिखी हुई हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? तो वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि कार्य हो गया, उत्खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ऐसे क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस क्षेत्र को कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियां भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र में जो है विनिर्माण कार्य यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, जिस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग आते हैं, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो हैं सेवाओं का जो उत्पादन होता है वह संबंधित होता है, जैसे बैंकिंग सेवा, चिकित्सा सेवा, बीमा सेवा, शिक्षा सेवा, पर्यटन सेवा, संचार, रिटेल इत्यादि संबंधित जो सेवाएं होती हैं ये आपकी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तथा वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान है सर्विस सेक्टर का ही यानी कि तृतीयक क्षेत्र का ही योगदान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? इंडियन इकोनॉमी की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उच्च आय जो यहाँ पे खासियत दी गई है, विशेषता दी गई है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति निम्न आय देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत में प्रति व्यक्ति निम्न आय देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत की क्या क्या खासियत है भारतीय अर्थव्यवस्था की कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है और उच्च बेरोजगारी वाली अर्थव्यवस्था है। ये तीनों खासियत है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था भी भारत की अर्थव्यवस्था है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो डी वाला है यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह जो है विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, यह किस अर्थशास्त्री के द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है 100% सही हो जाएगा, महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक को किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक को कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर का आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा UNDP। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की संकल्पना किस देश ने दी थी? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की जो संकल्पना है यह भूटान के द्वारा वर्ष 1970 के दशक में दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का संबंध हेराल्ड डोमर मॉडल से है? तो आप लोग याद रखिएगा, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हेराल्ड डोमर मॉडल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध है हेराल्ड डोमर मॉडल से। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि को आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 1951 से लेके 1956 तक इसकी अवधि थी और यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी तथा पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कुछ इम्पॉर्टेंट सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं उनको स्टार्ट किया गया था, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सभी जो हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू की गई थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना काल में 2 युद्ध लड़े गए थे? वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके काल में 2 युद्ध लड़े गए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके कार्यकाल में जो है 2 युद्ध लड़े गए थे। यह पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका टाइम पीरियड आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी जो टाइम पीरियड था इसका 1961 से लेके 1966 तक था तथा इसके दौरान जो है आप याद कर लीजिएगा, भारत चीन युद्ध होता है 1962 में। 1962 में होता है भारत और चीन का युद्ध और इसके अलावा 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, यह अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करने में विफल रही थी, असफल रही थी, क्योंकि इसके दौरान भारत चीन का युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और भारत में जो है सूखा भी पड़ता है, जिस कारण से यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने कृषि में ऋणात्मक जो विकास है उसको प्रदर्शित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। जो कारण मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं कारणों के कारण जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसके दौरान कृषि ने ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको कहा जाता है? तो पंतनगर को। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंतनगर को भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे योजना आयोग की बात हो रही है, तो आप लोग याद रखिएगा, योजना आयोग की जो स्थापना थी यह 15 मार्च 1950 को की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है 100% सही हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना करी गई थी, परंतु वर्तमान में योजना आयोग की जगह किसको स्थापित कर दिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग। अब इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। कब की गई थी नीति आयोग की स्थापना? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? योजना आयोग की हो रही थी। तो आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और जवाहरलाल नेहरू जो है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और तथा गुलजारी लाल नंदा जो थे ये योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा
कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। तो इनको जो है किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो 1970 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक हम किससे कहते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं पूरे विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है 1970 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति खाली स्थान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत थी। तो आप याद रखिएगा, गेहूं के लिए बीज की जो उच्च पैदावार वाली किस्म थी उनकी शुरुआत थी हरित क्रांति। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के दौरान जो है गेहूं के उच्च पैदावार वाली किस्मों की जो है किस्मों का उपयोग किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जिसके कारण गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो गेहूं के उच्च पैदावार वाली किस्मों का जो उपयोग है भारत में हरित क्रांति के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र आपको देखने को मिलेगा? तो 200 रुपये के नोट के पीछे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह किसका चित्र है? तो यह जो है सांची के स्तूप का चित्र है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सांची का स्तूप। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड उनका वर्ष दिया गया कि किस वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसमें से आपको पहचान करना है कि किस पंचवर्षीय योजना का वर्ष यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे 1961 से 1966 तक दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला वाला ही, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1974 से 1978 तक थी। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, 1974 से लेके 1978 तक थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है यह 1992 से 97 तक थी, दूसरा बिल्कुल सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी थी 2007 से 2012, बिल्कुल सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन पहला वाला आपका गलत दिया गया है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड था 1974 से लेकर 1978 तक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऑपरेशन फ्लड को कब लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन फ्लड कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 1970 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पूरे विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? तो इंडिया हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि भारत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन है, यह कब किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़े प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से तैयार करके जाइएगा। तो पहली बार जो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण था यह कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये डेट आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 19 जुलाई 1969 को केवल उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 19 जुलाई 1969 को जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी सूची यहाँ पे दी गई है। तो टोटल जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो नंबर भी आप याद कर लीजिएगा। भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो यह किसके कार्यकाल में किया गया था? तो इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन्हीं के कार्यकाल में भारत में पहली बार
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक चीज़ ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो सबके नाम आपके सामने दिए गए हैं। 11 + 1 यानी कि टोटल जो हैं 12 भारत में वर्तमान में नेशनलाइज बैंक है। 11 + 1 का मतलब क्या हुआ? 11 अन्य बैंक प्लस एक आपका एसबीआई को लेकर भारत में टोटल 12 नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, सबका नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे एसबीआई के अध्यक्ष का नाम यहाँ पे पुराना दिया गया है। तो वर्तमान में आपको बताना है कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 15 अप्रैल 1980 को दोबारा कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अप्रैल 1980 को दोबारा से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब पुनः दोबारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पहली बार 1969 में 14 बैंकों का और दूसरी बार 1990 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है किस आयोग के रिकमेंडेशन पर की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग, ये आयोग का नाम आप याद कर लीजिएगा, हिल्टन यंग आयोग। इसी के सिफारिश पर जो है भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है इसका एक्ट है 1934 का। तो रिजर्व बैंक एक्ट, आरबीआई का जो एक्ट है 1934, इसी एक्ट के तहत जो आरबीआई की स्थापना थी यह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को की गई हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, यह 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। यहाँ पे नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑसबोर्न स्मिथ ये जो थे ये आरबीआई के पहले जो हैं गवर्नर थे। वहीं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण के बाद 1 जनवरी 1949 को भारत के मतलब आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे इनका नाम था सीडी देशमुख। तो इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा। नेशनलाइजेशन के बाद आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? आप सभी को पता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जहां पर ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है तथा दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की खासियत है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने आकलन किया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1867-68 के दौरान भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी वह 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम बार आकलित किया गया था
दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर किया है जो इकोनॉमिक्स से बन सकते थे। इसी तरह आगे भी अन्य प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।